हेलो दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ अरोड़ा IAS की टीम की तरफ से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे हमारे जितने भी करंट अफेयर हैं पूरे साल के इकोनॉमी के उसको कवर कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक कवर्स कर चुके हैं अभी तक हम, और कुछ और टॉपिक्स जो हैं उनको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक पिछली बार रह गया था वो क्या था? भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता। ये क्या है प्रेशर? मतलब आप समझते हैं कि जो हमारे NRI भाई और बहनें जो बाहर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी फैमिलीज वगैरह को कुछ पेमेंट देते हैं। पेमेंट इन द सेंस कि जैसे कि आप मान लो कि आप दिल्ली या फिर पंजाब या कहीं भी रहने वाले हो, ठीक है, और वहाँ से काम करने के लिए या आपकी प्लेसमेंट वगैरह या आपकी जॉब लग जाती है, जो कहाँ पे हो जाती है, बेंगलुरु हो जाती है या फिर मुंबई हो जा रही है या फिर आपको कह दो कि उत्तराखंड हो जा रही है। तो आप क्या करेंगे? अब आप अपने जिस भी स्टेट में रहेंगे उस स्टेट से क्या करेंगे, कुछ पैसे, मान लो कि आप यूके में हैं तो वहां से कुछ पैसे क्या करेंगे, इंडिया भेजेंगे। यानी यूनाइटेड किंगडम में है तो आप इंडिया भेजेंगे। तो ये जो पैसे आप भेज रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उनको हम प्रेषण कहते हैं। ठीक है गाइस, उनको हम कहते हैं प्रेषण। तो ये है। और अभी क्या है कि भारत पे एक रिपोर्ट आई है, मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की ही आई है, उसमें भारत के बारे में बताया गया कि भारत क्या है, विदेशों से प्रेषण प्राप्त करने में शीर्ष नंबर पे है, मतलब टॉप किया है उसने। तो इसका देखो, अगर हम एक तो देखें कि ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट किसने पेश किया? WHO ने की है, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन ने। एक तो ये हो गया फैक्चुअल कि हमने वाली रिपोर्ट का नाम देख लिया किसने किया है, ठीक है। दूसरा होता है एनालिटिक। हम कैसे कर रहे हैं, एनालिसिस कैसे कर रहे हैं इसका? देखो, अगर हम बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे आ पा रहे हैं हमारे पास, वो भी प्रेषण के रूप में, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भारत का बहुत सारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या रह रहा है, विदेशों में रह रहा है, ठीक है। जो स्किल लेबर है वो बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हो गया ब्रेन ड्रेन। मतलब कि जितने भी उच्च कौशल वाले लोग हैं वो कहाँ चले गए? विदेशों में चले गए हैं। यानी इंडिया इसी वजह से मतलब जैसे आप सुनते ही हैं बार बार कि जो इंडिया है, कितना इंडिया कुछ दिनों में क्या करने वाला है, चाइना को पीछे छोड़ देने वाला है। किसमें? पॉपुलेशन वाइज क्या हो जाएंगे हम, चाइना से भी आगे हो जाने वाले हैं। लेकिन क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा युवा आबादी है, लेकिन वो युवा आबादी स्किल्ड नहीं है। उनके जो पाठ्यक्रम है और उनका जो व्यावसायिक कार्यक्रम है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है। हालांकि इस गैप को भरने के लिए समय समय पे बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सरकार भी बहुत ज़्यादा स्टेप उठा रही है, जैसे कि स्किल इंडिया आया था, ठीक है। उसके अलावा जैसे मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है। तो ये क्या हो रहा है, अगर हम इनडायरेक्टली इसका सोर्स देखें तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी बाहर की कंपनियां अगर हमारे देश में आके काम करती हैं तो वो टेक्निक हम भी सीख जाएंगे ना। इनडायरेक्टली हम क्या हो जाएंगे, हम स्किल्ड हो जाएंगे उसी चीज़ में। तो ये क्या कर रहा है, ये सारा काम किस लिए हो रहा है? ये सारा काम हो रहा है कि जो हमारा ह्यूमन है उसको क्या कर सके, ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर सकते, मानव पूंजी में बना सके। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये रिपोर्ट आई है जिसमें क्या कहा गया है कि भारत जो है वो क्या है, शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता है। और इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि स्वास्थ्य और प्रवास को जोड़कर ये फर्स्ट ऐसी रिपोर्ट है जो पेश की गई है, ठीक है। दुनिया भर के शरणार्थी और प्रवासियों को इनकी जरूरत के और संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने हेतु तत्काल और ठोस कार्रवाई करने का आह्वान करती है। मतलब ये रिपोर्ट में मुख्य जो फोकस किया गया है कि जो ये प्रवासन है वो किस वजह से है, तो वो स्वास्थ्य और प्रवास, मतलब कि जो हेल्थ है वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि आप देख रहे हो जो हमारे देश में टूरिज्म है, वो टूरिज्म मोस्टली किस चीज़ के लिए? कल्चरल तो है ही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो मतलब जैव विविधता है या फिर हमारा जो रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उनको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग किस चीज़ के लिए आते हैं? बहुत सारे लोग डॉक्टर यानी मतलब चिकित्सा के लिए आते हैं, ऑपरेशन वगैरह के लिए आते हैं। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें बाहर से, मतलब चाहे यूके हो गया, इंग्लैंड हो गया या फिर USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब जगह पे जो मेडिकल कॉस्ट है किसी भी ऑपरेशन वगैरह या फिर ट्रीटमेंट का, वो बहुत ज़्यादा है अगर एज कंपेयर करेंगे इंडिया के। इसी वजह से लोग बाहर से क्या करते हैं, इंडिया आते हैं। जैसे एम्स वगैरह हो गया, वहाँ पे आप देखोगे कि बाहर से बहुत सारे लोग आके अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि अच्छी फैसिलिटी ना होने की वजह से भी क्या हुआ है, प्रवासन हुआ है।
परिणाम क्या बता रहे हैं? प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि विश्व स्तर में 8 में से लगभग 1 व्यक्ति प्रवासी है। मतलब विश्व में जितने लोग हैं वहां पे 8 में से 1 जो भाग है वो क्या है? वो प्रवासी का भाग है। अब 1990 से लेके अगर 2020 का सिनेरियो देखोगे तो उसमें बता रहा है कि 153 मिलियन से बढ़कर 281 मिलियन हो गई है, जो क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन हो रहा है। अच्छा, प्रवासन का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना। प्रवासन का मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी जगह को छोड़ के, मतलब जहां वो रहता है, जन्म लेता है, उस जगह को छोड़ के वो अपने काम के लिए, व्यवसाय के लिए कहाँ जाता है? दूसरी जगह पर चला जाता है। तो वो जहां जाता है उसके लिए वो क्या हो जाता है? वो प्रवासी एरिया है। ठीक है। इसके अलावा और देखेंगे, इसमें 48% क्या है? महिलाएं हैं। तो महिलाओं की संख्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि मोस्टली देखो मैरिज करने के बाद उन्हें अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ता है, तो वो प्रवासी वैसे भी हो गई। और दूसरा क्या हो जाता है कि कई बार महिलाएं भी, जैसे लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उनका भी, तो वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। उसके अलावा क्या हो रहा है कि वो भी ग्रेजुएट वगैरह हो रही है, वो भी पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो भी क्या हो रहा है कि उनका प्रवासन इस तरह से भी बढ़ रहा है। और इसमें कितने? 36 मिलियन बच्चे हैं। 36 मिलियन बच्चे हैं। बच्चों के लिए प्रवासन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि वो हर जगह के जो एरिया है, एटमॉस्फेयर है, उन सब चीजों को अडॉप्ट करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। 2020 से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी की सबसे बड़ी संख्या मौजूद थी। मतलब जो यूरोप हो गया और उत्तरी अमेरिका होगी, वहां पे बहुत ज्यादा क्या थे? प्रवासी लोग थे। इसके अलावा पिछली छिमाही के अनुसार नए मान्यता प्राप्त शरणार्थियों में से आधे से अधिक जो मतलब प्रवासी हैं वो कहाँ से जा रहे हैं? मध्य अफ्रीका, अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, सीरिया, अरब गणराज्य, अफ्रीका और नाइजीरिया। अब देखो ये ऐसे स्टेट हैं जो क्या रहते हैं? जो सारा टाइम खबरों में बने रहते हैं। किस वजह से? कि उनका गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, या लोगों में मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, या मतलब कह सकते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकली और इकोनॉमी जो सिचुएशन है वो क्या है? वो स्टेबल नहीं है बिल्कुल। प्रेषणकर्ता में देखा जाए तो 2021 में 5 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में अमेरिकी डॉलर में निम्न और मध्य आय वाले देशों से बहुत ज्यादा, मतलब देखो प्रवासन अगर कहीं हो रहा है तो ये तो है नहीं ना कि यूएसए से लोग कहाँ इंडिया आएंगे। अब ऑफ कोर्स अगर हम कंपेयर करें यूएसए से इंडिया का लाइफस्टाइल के मामले में, क्वालिटी के मामले में, तो ऑफ कोर्स हमारा कम ही होगा। हाँ, अगर हम कल्चर या फिर एक प्रेम भाव ये सब इन ऑल दैट कर लेंगे तो वो उसमें हम रिच है उनसे, ठीक है। लेकिन क्या अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो हम यूएसए से पुअर है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ से आपको लगता है कि यूएसए से कोई इंडिया आएगा रहने के लिए, जबकि देख रहे हैं कि पोल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा है, पॉवर्टी कितनी ज्यादा है, तो इस वजह से बहुत कम चांस है। लेकिन इंडिया से यूएसए अगर जाने का मौका मिलेगा तो हर कोई भागेगा, क्योंकि वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, तो इस वजह से लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए ये कह रहा है कि ये जो शीर्ष प्राप्त करता है प्रेषण के, वो कौन से देश हैं? वो है निम्न और मध्य आय वाले देश होते हैं। इसके अलावा इसमें बता रहा है कि जैसे फर्स्ट पे क्या है? भारत है, चीन है, मैक्सिको है, फिलीपींस है और मिस्र है। ये टॉप 5 है। तो आपको टॉप मतलब देखो, आपको पता ही होगा कि पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो इंडिया और उसके बाद चाइना ही आएगा, उसके बाद मैक्सिको। तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो इंडिया और चाइना ना पूछे, उसके अलावा ये नीचे वालों से स्टार्ट करे। तो एक बार आप नजर डाल देना कि मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र है। जीडीपी, अगर जीडीपी के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो हिस्से के रूप में वर्ष 2021 में शीर्ष 5 प्राप्तकर्ताओं में छोटी अर्थव्यवस्थाएं जो टॉप पे रही हैं, टोंगा हो गया, लेबनान हो गया। छोटी अर्थव्यवस्थाएं बोल रहा है, जीडीपी कंपेयर कर रहा है जो छोटे देश हैं उनसे, ठीक है। तजाकिस्तान, होंडुरास में, ठीक है। प्रेषण होता क्या है ये मैंने आपको समझा दिया कि एक प्रवासी जब दूसरे देश में चला जाता है, वहां से जो वो पैसे भेजता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रेषण कहा जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मतलब जब पैसा बाहर से आता है तो हम ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, कंजप्शन में लगाते हैं, अपने आप को ग्रो करवाते हैं बिजनेस वगैरह में। तो एक तरह से ये इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। ये हमें आर्थिक विकास में प्रोत्साहन देता है, निवेश, प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ा देता है, जो परिवार है उसके भोजन, स्वास्थ्य इत्यादि को भी बढ़ाता है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ये चेंज करता है। और भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? प्रेषण प्राप्त करता है। प्रेषण भारत को विदेशी मुद्रा भंडार को
बढ़ाता है, फॉरेक्स रिजर्व जो है उससे बढ़ता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि जितने एनआरआई रहते होंगे वो सब रुपए में पैसे भेज रहे हैं, हो सकता है ना कि वो क्या इसमें भेज रहे हैं, वो हमें डॉलर में भी भेज सकते हैं, रुपये में भी भेज सकते हैं, मतलब अलग अलग देश के जिस देश में रह रहे हैं उस देश की रुपीस भेजेंगे हमें। इनका महत्व क्या है, तो कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि जब इकोनॉमी सारी बंद हो गई थी उस टाइम पे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था उसने बहुत हेल्प की थी, और उस फॉरेक्स रिजर्व में एक बड़ा हिस्सा किसका होता है, प्रेषण का होता है। और हमने कोविड में देखा कि जैसे इकोनॉमीज बंद हो रही थी तो बहुत सारे लोग अपने अपने देशों में भाग के आ रहे थे, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था कि इस वजह से क्या हुआ, जो 2021-22 में था उसमें जो प्रेषण था वो एज कंपेयर अगर करें 2019, 18, 17 से, तो उसमें क्या हुआ, वो कमी आई है, बट कमी आई है लेकिन उसके बावजूद भी हम टॉप पे बने हुए हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये खबर जो है पुरानी हो गई है, क्यों, क्योंकि आरबीआई ने खुद ही क्या लॉन्च कर दिया है, सेंटर डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो ये अब हमें नहीं पढ़ना जरूरी होगा, ठीक है ना। वो क्या करने वाली है, रुपए को ही डिजिटल फॉर्म में लेके आने वाली है। ऐसा नहीं कह सकती कि वो डिजिटल रुपीज है, वो जैसे भौतिक रुपए होते हैं ना, 10 रुपए है, उसी को वो चेंज करके किस में डाल देगी, और डिजिटल फॉर्म में डालने वाली है। तो ये हम नहीं पढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये समझ सकते हैं अगर समझना हो इसमें। तो देखो, क्रिप्टो करेंसी, रुक जाओ थोड़ा छोटा कर लो, क्रिप्टो करेंसी जिसे कभी कभी क्रिप्टो मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का एक ऐसा रूप है जो डिजिटल है या वस्तुतः मौजूद है और लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करता है। मतलब जो इसकी टेक्निक है उसको क्रिप्टो, मतलब जैसे क्रिप्टो नाम है तो उसको अगर हम बना रहे हैं तो उसको क्रिप्टोग्राफी कहा जा रहा है। और क्रिप्टो करेंसी में मुद्रा जारी करने या विनिमय करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। मेन जो चिंता का विषय है वो यही है कि इसको क्या करने वाला, इसको विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। अगर यहाँ पे एकदम से, जैसे देखो आरबीआई क्या करता है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ताकि लोग लोन कम ले, तरलता कम हो जाए और उस वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है अप डाउन हो रही है, उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे देश जैसे वेनेजुएला आई थिंक था पिछली बार जिसने क्रिप्टो करेंसी अपनाई थी, आई डोंट नो, रिमाइंड नहीं है मुझे। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि बहुत उछाल भी है, उसके बाद वो इतने ही तेजी से गिरती भी है नीचे। इस वजह से इसका ग्राफ जो है अप एंड डाउन है, ऐसे ऐसे चलता है। तो अब क्या है, इस पे हम ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कब खत्म हो जाए, कब खराब हो जाए, कब सही हो जाए, हम नहीं कह सकते हैं। यह लेन देन को रिकॉर्ड करने और नई इकाइयों को जारी करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली को अपनाता है। मान लो कि अगर आप एक क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं तो क्या करेगा, वो एक छोटा सा बॉक्स करके आपको ऐड कर देगा उस क्रिप्टो करेंसी में, मतलब क्रिप्टोग्राफी में, और आपका जो वो बॉक्स है ना ही डिलीट होगा ना ही एडिट हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो और सबको पता चल जाएगा कि एक और बॉक्स यानी एक और क्रिप्टो करेंसी क्या हुई है, इसमें ऐड हुई है। इस वजह से वो कह रहे हैं ये विकेंद्रीकृत प्रणाली है कि कुछ भी हो रहा है तो सबको पता चल रहा है। इसका संचालन एक विकेंद्रीकृत पेयर टू पेयर नेटवर्क द्वारा होता है जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। इस ब्लॉकचेन टेक्निक का यूज हम बहुत ज्यादा जगह पे कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही सिक्योर है। ये क्या है, ये इसका पीछे टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टोग्राफ या क्रिप्टो करेंसी जो है हमारी वो बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे डाटा है वो बहुत ज्यादा सिक्योर रहते हैं। लाभ क्या है तो वही पता है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। बाहरी वाणिज्यिक उधार, बाहरी वाणिज्यिक उधार का क्या मतलब है, जैसे आपको देख के समझ आ ही रहा होगा कि पहले बोल रहा है बाहर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल मतलब हमने बाहर से लिया है, एक तो आंतरिक हो गया, एक बाहरी होता है। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी हुई है तो आप देखते हैं कि जब भी हम सरकार को क्या करना होता है, पैसे जमा करने होते हैं, तो वो दो तरह से जमा कर सकती है। एक तो वो एक्सटर्नल यानी बाहर से क्या ले सकती है, लोन ले सकती है। और लोन कैसे, जो IMF हो गया हमारा, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया, IFB है शायद,
और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके अलावा ब्रिक्स का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सब हो गए हैं। तो उनसे ये क्या करता है, उनसे उधारी ले सकता है। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, या फिर हमारे आंतरिक तौर पे जैसे कि हम EPFO PF वगैरह में पैसे रखते हैं, जो लोक लेखा खाता में जाता है हमारे पब्लिक अकाउंट में, उनको भी क्या कर सकते हैं, उनको भी, उनसे भी ये लोग, जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट पैसे उधार ले लेती है, या फिर RBI से ले सकती है, या फिर LIC वगैरह वाले से ले सकती है। तो ये दो तरीके से, एक आंतरिक और एक बाहरी तरीके से ले सकती है। तो अभी क्या हुआ है, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, मतलब हमने बाहर से कुछ पैसे उधार लिए हैं, इसके बारे में बता रहा है। ECB एक गैर निवासी ऋणदाता से न्यूनतम औसत परिपक्वता के लिए भारतीय इकाइयों द्वारा प्राप्त किया गया क्या होता है, ऋण होता है। ठीक है, मतलब कि गैर निवासी, निवासी मतलब तो हमारे देश का हो गया, निवासी नहीं है, हमारे देश में नहीं रहता, हमारे देश से बाहर के किसी संस्थान व्यक्ति से हम लोगों ने क्या लिया है, लोन लिया है न्यूनतम औसत परिपक्वता पे, मतलब कम समय के लिए, और उस पे न्यूनतम ब्याज पे। इससे अधिकतर ऋण विदेशी वाणिज्यिक बैंक खरीदने के लिए क्रेडिट आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट, फ्लोटिंग रेट नेट्स, फिक्स्ड रेट बॉन्ड इत्यादि जैसे सुरक्षित उपकरणों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मतलब ये जो हमने लोन लिया है उसके लिए भी कुछ हमें क्या रखना पड़ता है, कुछ कोलेटरल्स होते हैं, जो कुछ सुरक्षित, एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ गिरवी रखा जाता है। अगर हम ये लेते हैं तो क्या लाभ है, एक तो हमें बड़ी मात्रा में धन की उपलब्धि हो जाती है, ठीक है, दूसरा है एक लंबे टाइम के लिए हो जाती है, ये नहीं है कि आज लिया तो आपको कल पैसे देने पड़ेंगे, लंबे टाइम के लिए हो जाती है। ब्याज दर कम होता है, लंबे टाइम के साथ साथ अगर आपको ब्याज दर भी कम मिले तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, विदेशी मुद्राओं के रूप में होता है, ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा देता है। इसलिए ये मशीनरी के आयात को पूरा करने के लिए क्या कर जाता है, पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट को विदेशी मुद्रा रखने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्रोत जैसे बैंक, निर्यात क्रेडिट एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार इत्यादि से भी ECB बढ़ा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक देश डायरेक्ट जाके दूसरे देश से पैसे मांगे, उसकी जगह पे क्या हो सकता है, जो हमारे बैंक हैं वो भी लोन ले सकते हैं, जो निर्यात क्रेडिट एजेंसियां हैं उनके थ्रू हम ले सकते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार है उनके थ्रू भी हम ले सकते हैं। तो ये क्या था, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाँ, RBI ने रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति दी। मतलब RBI जो हमारे बैंक का एपेक्स बैंक है, हमारे देश का रिजर्व बैंक है, उसने क्या कहा है कि हम रुपीज में क्या कर सकते हैं, निपटान कर सकते हैं। यानी हम किसी देश से, मान लो कि हम श्रीलंका से, या फिर हो गया मलेशिया से, या इंडोनेशिया से, या फिर अब आप देख रहे हो जैसे यूरोप से भी हम बार बार क्या कर रहे हैं, यूरोप से भी हम सामान खरीद रहे हैं, तो उससे क्या कर सकते हैं, वहां पे हमें डॉलर देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्या है कि हमारा जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, उसमें अगर हमें कुछ भी चीजें खरीदनी है, बेचनी है, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, उसके लिए हमें जरूरत होती है डॉलर की। क्योंकि आज भी 89% जो हमारा मार्केट है, हमारा जो लेन देन है, हमारा ही नहीं पूरे विश्व का, वो किस में होता है, डॉलर में होता है। और जब ब्रिटेन वुड्स वाली जो हमारे सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसमें भी डॉलर को ही क्या किया गया था, ट्रेड के लिए माना गया था, मान्यता दी गई थी। इस वजह से अभी भी इसको बढ़ावा दिया गया। लेकिन आज के प्रोस्पेक्ट में क्या हुआ है कि थोड़ी सी भी अगर यूएस की इकोनॉमी थोड़ा सा भी गड़बड़ होती है तो सारे के सारे देश क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए लोग क्या चाह रहे हैं कि इन डॉलर से हम साइड हो सके, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, लोकली, रीजनली, मतलब कि एक देश से दूसरे देश की जो रुपये है, जैसे कि अब इंडिया का रुपये हो गया, ठीक है, मान लो ऑस्ट्रेलिया का डॉलर हो गया, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लो यूएसए डॉलर को हमने अपनाया है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर को नहीं, बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो हम ऑस्ट्रेलिया डॉलर में भी व्यापार कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया वाले, ऑस्ट्रेलिया वाला कह रहे हैं चल भाई तेरे पास जो है वो तू मेरे को दे दे, और मेरे पास जो है मैं तेरे को दे दूंगा। इस तरीके से व्यापार हो रहा है। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से रुपए INR में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है। मतलब ऐसा है कि हमने, देखो, एक देश दूसरा देश से सीधे नहीं जाके बोलता कि हम आपसे व्यापार करने वाले हैं। हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से संस्थानों के द्वारा काम होता है, ठीक है। अगर मान लो कि
कुछ यूएसए और इंडिया में कुछ इशू हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर सीधे जाके किससे, उनके वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि जो संस्थान है जहाँ पे इशू आया है उसके थ्रू बातचीत करके वो सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जब तक कि कोई चीज़ पॉलिटिकली नहीं है। हालांकि ऐसे लेन देन के लिए डीलर के रूप में कार्य करने वाले अधिकृत बैंकों को इसका उपयोग करने के लिए इसे मतलब कि एक अथॉरिटी भी बनानी पड़ती है, बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो दोनों के लेन देन को सेटल करे। तो इसलिए हमने आरबीआई को कहा है कि आपको ये काम करना है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है हमारा फेमा 1999 के तहत कवर किए जाते हैं। जैसे हम जितनी भी बाहर से एक्सटर्नल बोरोविंग करते हैं या इसके अलावा जो भी विदेशों से लेन देन होता है वो फेमा के अंतर्गत क्या होता है, कवर होता है। तो इस वजह से इसके तहत हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके तहत हमें एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो इन सब चीज़ों को देखेगी। आयात निर्यात को भारतीय रुपए में डिनोमिनेट और इनवॉइस किया जा रहा सकता है। हालांकि आरबीआई ने निर्धारित किया है कि दोनों व्यापार भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाजार के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। भाई विनिमय दर क्या होगी ये तो समझ आता है ना कि एक करेंसी का अन्य देश की करेंसियों के मुकाबले क्या वेटेज है, इसको देखते जब है तो उसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है। और एक्सचेंज रेट कैसे निर्धारित होती है, तो मार्केट में कितना डिमांड है उन चीज़ों को देखते हुए। तो कह रहेंगे ठीक है हम दो देश एक दूसरे से व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू कितनी होगी और मेरे पैसे की वैल्यू कितनी होगी, इस चीज़ को आज भी हम कैसे डिसाइड करेंगे। आज भी हम बाजार या विनिमय जो दर चल रहा है वो भी बाजार के अनुसार हम ये चीज तय करेंगे। तो रुपए स्विच हो रहा है, ये कुछ दिखाया हुआ है। रुपया भुगतान तंत्र, भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को रुपया वस्त्रों खाते खोलने की अनुमति दी गई है। एक खाता जो एक अधिकृत बैंक दूसरे बैंक की शाखा में खोलता है। इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले मतलब कि अगर आपको क्या करना है, हमारे देश में व्यापार करना है तो आपको एक वस्त्रों खाता खोलना पड़ेगा। मान लो कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से व्यापार करना है तो इंडिया में एक खाता खोलना पड़ेगा किसी बैंक में। तो जिस बैंक में वो खाता खोलेगा तो इंडिया के लिए वो खाता क्या कहलाएगा, वो वस्त्रों कहलाएगा। और वही चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कहलाएगी, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नौस्त्रों कहलाएगी। तो ये वाला बहुत इस बार बहुत ज्यादा ये टर्म जो है न्यूज में रहा है, एक बार आप देख लेना कि ये अच्छी तरीके से। इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाली भारतीय आयातक भारतीय रुपए में भुगतान करेंगे और विदेशी विक्रेताओं से सामान खरीद सकेंगे। तंत्र का उपयोग करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदारी देश के अधिकृत बैंक के साथ विशेष वस्त्रों खाते में मतलब वस्त्रों और नौस्त्रों खाते में ही हम क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। भारतीय नियामक उपयुक्त रुपए भुगतान तंत्र के माध्यम से विदेशी आयातकों से मतलब सारे इसमें ये चीज बताई गई कि हम कैसे लेन देन कर सकते हैं। वस्त्रों अकाउंट होना जरूरी है। और वस्त्रों अकाउंट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया में कोई खाता खोलती है तो वो इंडिया के लिए क्या होगा, वस्त्रों होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या होगा, नौस्त्रों होगा। मौजूदा अभी तंत्र क्या है, यदि कोई कंपनी निर्यात या आयात करती है तो यदि कोई कंपनी निर्यात या आयात करती है तो लेन देन नेपाल और भूटान जैसे देशों को छोड़कर हमेशा एक विदेशी मुद्रा में होता है। अभी क्या होता है कि अभी अगर हम कोई भी व्यापार करते हैं तो वो कैसे करते हैं, हम डॉलर वगैरह में ही करते हैं। इसके आयात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। इससे क्या होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या हो जाता है, जो हमारी एनर्जी की जरूरतें हैं, जो हम पेट्रोल गैस डीजल वगैरह बाहर से मंगवाते हैं, उन चीज़ों पे हमारी क्या हो जाती है, उन चीज़ों के लिए हमें मुश्किल पैदा हो जाती है, क्योंकि हम अपना खर्च किस में कर देते हैं, ट्रेड में खर्च कर देते हैं। तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है मुख्य रूप से डॉलर में, और इससे पाउंड यूरो येन आदि मुद्राएं भी शामिल हो सकती हैं। निर्यात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है। जब निर्यात करते हैं तो भी हम किस में भुगतान करते हैं, विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है। और कंपनी उस विदेशी मुद्रा को रुपए में परिवर्तित कर देती है, क्योंकि उसे ज्यादातर मामलों में अपनी जरूरतों के लिए रुपए की जरूरत पड़ती है। देखो कंपनी ने किया, अभी सरकार इसमें नहीं आई है, दूसरे देश ने क्या दिया है उसको,
डॉलर में पैसे दिए हैं, तो अब वो क्या करेगा, डॉलर सरकार के पास जमा करेगा और खुद से क्या ले लेगा, रुपए ले लेगा, क्योंकि वो इंडिया में है और इंडिया में रुपये ही चलता है, तो उसको बाकी के जो लेन देन करने हैं वो उसको रुपए में ही करने पड़ेंगे। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। मौजूदा तंत्र के क्या लाभ है, विकास को बढ़ावा मिल रहा है, स्वीकृत देशों के साथ व्यापार, विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव। इस कदम से विदेशी मुद्रा में जो उतार चढ़ाव का हमें जोखिम होता है वो जोखिम नहीं रहेगा। अब यूएसए का डॉलर बढ़े या फिर कम होए हमें कोई फर्क नहीं पैंदा जी। क्यों? क्योंकि हम अपनी चीजों के लिए, हम अपने ही पैसे में ट्रेड करने के लिए क्या है, क्षमतावान है। रुपए की गिरावट पे नियंत्रण, भाई अभी हम सिर्फ बार बार किस चीज पे जाते हैं, यूएसए डॉलर से कंपेयर करते हैं कि हमारा रुपीस गिर रहा है, हमारा रुपीस गिर रहा है, जबकि हमारा रुपए अपने मूल्य पे स्थिर है और यूएसए डॉलर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो भाई देखो, मान लो कि हमारा रुपये 10 रुपए में, ठीक है, 10 पे है और यूएसए क्या है 100 पे है। अब क्या है कि ये अपने मूल्य पे स्थिर है, रुपया हमारे मूल्य पे स्थिर है अपने, लेकिन यूएसए क्या हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो भी तो इनका गैप चेंज हो गया ना। और मान लो अगर उल्टा हो जाता सिचुएशन कि यूएसए अपने 100 पे ही है लेकिन जो इंडिया वाली करेंसी है वो 8 पे आ गई, तो भी वैल्यू गैप चेंज हो जाती। तो वो ही कह रहा है कि इंडिया के जो पैसे हैं वो अपने ही स्थिर मूल्य पे रह रहा है, लेकिन जो यूएसए का डॉलर है अप डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का जो पैसा है उसका मूल्यह्रास हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत की पहले क्या है, तो भारत ने कौन कौन से पहले ऐसे की है जिसमें क्या कर सके, हम रुपए का इंटरनेशनली हम ट्रेड के लिए यूज कर सके। रुपया रूबल समझौता किया है, ये हमने किससे किया है, डॉलर या यूरो के बजाय देय राशि का निपटान हम रुपए में कर रहे हैं। ये क्या है, एक वैकल्पिक भुगतान तंत्र है। रूस का स्टेट बैंक, रूबल किसका, रूस का है, तो रूस का स्टेट बैंक भारत में एक या एक से अधिक वाणिज्यिक बैंकों जो कि विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए अधिकृत है के साथ खाते का रखरखाव करेगा, और इसके अलावा यदि बैंक आवश्यक समझता है तो आरबीआई के साथ स्टेट बैंक ऑफ रूस और एक खाता बनाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, हमारे लिए वस्त्रो हो जाएगा, रूस के लिए नौस्त्रो हो जाएगा। हाँ, तो मुक्त व्यापार एफटीए भारत ने क्या किया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अरब यूएई के साथ में क्या किया है, मुक्त व्यापार समझौता किया है। इसमें क्या हो जाता है, एफडीए 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात की जो बाधाएं हैं, जो हम ट्रैफिक लगा देते हैं, ट्रैफिक मतलब होता है कि जो हम कर या शुल्क वगैरह लगाते हैं, जो बाहर से सामान इंपोर्ट होता है हमारे देश में एक्सपोर्ट हो रहा है, उन पे लग रहा है जो सामान, कस्टम ड्यूटी वगैरह वो हो गया, तो उन चीजों को हम कम से कम कर देते हैं। कम करने के लिए एक समझौता है, कम से कम या फिर खत्म करने के लिए। अगर डायरेक्ट पूछ दे कि सिर्फ खत्म ही करते हैं, कम नहीं कर सकते हैं इसमें, तो नहीं, गलत है वो, क्योंकि हम इसमें कम भी करते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। मुक्त व्यापार एफटीए के तहत वस्तु और सेवाओं का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार किया जा सकता है। उसके विनियमन को बाधित करने वाले बहुत सी चीजों को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। संरक्षण, देखो हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ सकता है, हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन देशों के साथ इंडिया का क्या है, एफटीए है। अभी आपको यहाँ से पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ में है, बाकी आप गूगल करके सर्च कर लीजिए कि किस किस के साथ इंडिया ने अभी तक एफटीए कर रखा है। क्वेश्चन आ जाए कब पता नहीं चल सकता हमें। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा क्या है, ये क्या है, आईपीईएफ स्थापित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है। हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक क्या है, फोरम जो है, ये क्या है, तो ये यूएस बेस्ड है, ठीक है, नेतृत्व वाली पहल है, भारत भी इसमें शामिल है। इस कदम से आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सेवाओं के निर्यात के लिए अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा बाजार रहा है। सेवाओं के निर्यात के लिए अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा बाजार रहा है। हाल ही में अमेरिका को सामान की बिक्री के मामले में भी इसने क्या किया है, चीन को पीछे पछाड़ दिया है। मतलब हमारे लिए जो सबसे बड़ा मार्केट कहाँ हमें दिखता है, यूएसए में दिखता है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारत और गन्ना चीनी उद्योग हेतु एफपीआरपी। तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, हम बाकी जो हमारी फसलें हैं उनके लिए तो एमएसपी करते हैं, उसके अलावा जो चीनी या गन्ना हो जाता है उसको हम एफआरपी पे बेचते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है ना हम ये कल करते हैं क्वेश्चन,
पेपर, ठीक है। कल ये वाला टॉपिक कवर नहीं करेंगे। ओके गाइस, बाय, कल मिलेंगे।